Welcome to the video lecture series presented by Pizza Coaching Institute. I am Deep Makadia, your reading instructor, and this is the video lecture series in linear algebra. आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मिनिमल स्पैनिंग सेट एंड मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले दो प्रॉपर्टी दी हुई है। वो प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी स्टेट कर चुके हैं, बट यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसके मोटिवेशन पर्पस के लिए प्रॉपर्टी दी हुई है। ओके, तो देखते हो क्या है कि लेट V be a vector space or a field F, and first property क्या है कि if S1 is contained in S2 is contained in V implies span of S1 is contained in span of S2 होगा which is contained in V होगा। ओके, एंड सेकंड क्या दिया हुआ, let S is contained in V and W equal to span of S and V belongs to S, मतलब V कोई भी S का एलिमेंट है। if V belongs to span of S minus V then the span of S minus V also equal to क्या होगा, W होगा। देखो सेकंड वाली प्रॉपर्टी समझते हैं। सेकंड वाली प्रॉपर्टी देखो क्या कहना चाहती है कि अगर V S का ऐसा एलिमेंट है so that V belongs to span of S minus V हो रहा है, इसके अगर S में से V निकाल दो तो उसके स्पान में अगर V बिलोंग कर रहा है, दूसरे वर्ड में बोलूं तो V S माइनस V के एलिमेंट के लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो एक्चुअली V बिलोंग्स टू स्पान ऑफ S माइनस V होगा। या फिर इन अदर वर्ड V इक्वल टू क्या होगा, तो कि इसके एलिमेंट के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। ओके, तो V इसके एलिमेंट पे डिपेंडेंट होगा ऐसा मैं बोलूंगा। ओके, तो V इसके लिए S माइनस V के एलिमेंट पे डिपेंडेंट है, या फिर दूसरे वर्ड में बोले तो V बिलोंग्स टू स्पान ऑफ S माइनस V है। देन उसका जो स्पान है स्पान ऑफ S माइनस V ऑल्सो इक्वल टू क्या होगा, W होगा। ओके, लेकिन W क्या दिया हुआ, स्पान ऑफ S दिया हुआ। तो यहाँ पे देखो ये वाला थ्योरम बहुत कुछ कहता है। वो क्या है कि अगर कोई भी हमें ऐसा वेक्टर मिले सो दैट V बिलोंग्स टू स्पान ऑफ S माइनस V हो रहा है, तो उस केस में देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर S में से V निकाल दो तो भी वो एक्चुअली W को स्पान करेगा, लेकिन W इक्वल टू क्या था, स्पान ऑफ S था। ओके, तो अगर S में से मैं एक वेक्टर निकाल देता हूँ फिर भी वो W को स्पान कर रहा है। ओके, तो देखो ये वाली प्रोसेस अगर मैं बहुत बार में इसके अप्लाई करता हूँ, सपोज कि अभी ऐसा एक वेक्टर V मिल रहा है सो दैट V बिलोंग्स टू स्पान ऑफ S माइनस V हो रहा है। ओके, तो अगर मैं इसमें से एक वाला वेक्टर निकाल देता हूँ V, उसको सपोज कि मैं S1 बोलता हूँ, सपोज कि इस टाइप की सेम प्रोसेस में S1 पे अप्लाई करता हूँ। सपोज कि S1 में से एक एलिमेंट मिल रहा है V1 बिलोंग्स टू S सच दैट V1 बिलोंग्स टू क्या होगा, स्पान ऑफ S1 माइनस V1। ओके, तो V1 अगर स्पान ऑफ S1 माइनस V में बिलोंग कर रहा है तो एक्चुअली इसका जो स्पान होगा वो किसके इक्वल होगा, स्पान ऑफ S1 के इक्वल होगा। बट स्पान ऑफ S1 क्या दिया हुआ, W। ओके, तो एक्चुअली इसका जो स्पान है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा उस केस में। ओके, तो यहाँ पे देखो S1 में से मैं V1 निकाल रहा हूँ, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि S में से एक्चुअली दो एलिमेंट निकालूंगा। S में से पहले V निकालता हूँ तो उसको मैं S1 बोलता हूँ, और S1 में से अगर V1 निकालता हूँ तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सपोज कि मैं S2 बोलता हूँ। तो S2 एक्चुअली S में से दो एलिमेंट निकालने के बाद मिल रहा है, और उसका स्पान करने से मेरे को क्या मिल रहा है, W मिल रहा है। अब देखो S2 में भी एक ऐसा वेक्टर एग्जिट होता है, सपोज कि उसको मैं V2 बोलता हूँ सच दैट, सपोज कि इसको V2 बोलता हूँ तो V2 बिलोंग्स टू S2 सच दैट span of V2 belongs to span of S2 minus V2। ओके, तो उस केस में S2 minus V2 के स्पान में अगर V2 बिलोंग कर रहा है तो एक्चुअली ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला भी W के इक्वल हो जाएगा। ओके, अगर इसको मैं S3 बोलता हूँ, ये वाला जो सेट है उसको S3, तो अभी देखो S3 हमें कैसे मिला, तो S में से तीन वेक्टर निकालने के बाद हमें S3 मिला है। ओके, तो ऐसे करते 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 मैं S में से वेक्टर रिमूव करते जाऊंगा। S1 सपोज के बनाता हूँ, उसके बाद S2 बनाता हूँ, तो S1 किस में कंटेन होगा, पूरा मतलब S में कंटेन होगा, S2 S1 में कंटेन होगा। ऐसे करते करते मेरे को ऐसे चेन मिलेगी। तो एक स्टेज के बाद तो मेरे को एक ऐसा सेट मिलेगा, सपोज कि उसको Sn बोलता हूँ। ओके, और फाइनाइटली मैंने एलिमेंट के बाद भी मिल सकता है, इनफाइनाइटली स्टेप के बाद भी मिल सकता है। एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि जिसके बाद इसमें से मैं एक भी वेक्टर रिमूव नहीं कर सकता हूँ। मींस कि अगर उसमें से एक भी वेक्टर रिमूव करूंगा तो W को स्पान नहीं करेगा। ओके, क्योंकि अगर मैं ऐसे वेक्टर निकालते जाऊंगा तो एक स्टेज के बाद ऐसा होगा कि उसका स्पान W नहीं बनेगा, क्योंकि अगर सारे वेक्टर निकाल दिए तो 5 हो जाएगा। ओके, तो एक फाई तो W को स्पान नहीं करता, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक स्टेज तो ऐसा आएगा कि जहां पे और ज्यादा वेक्टर मैं इसमें से नहीं निकाल पाऊंगा, तो वो जो
मतलब सेट है, वो सेट को हम क्या बोलेंगे, मिनिमल स्पानिंग सेट ऑफ डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखो उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि लेट एस बी अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस बी, then S is said to be a minimal spanning set of V if it holds two condition। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तो उसका स्पान क्या होना चाहिए, V होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि नो प्रॉपर सबसेट ऑफ S स्पान V। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इसका कोई एक प्रॉपर सबसेट है जिसकी नोटेशन ये है, ये सबसेट है बट इक्वल टू नहीं है, इसलिए वाला प्रॉपर सबसेट बोलेंगे इसको। तो अगर S1 S का प्रॉपर सबसेट है, देन तो स्पान ऑफ S1 होगा वो कभी भी V के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी नो प्रॉपर सबसेट ऑफ S स्पान V लिखा हुआ। इसका मीनिंग हुआ कि अगर उसका प्रॉपर सबसेट लूंगा तो उसका स्पान कभी भी V को स्पान नहीं करेगा। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मिनिमल स्पानिंग सेट ऑफ V। ओके, और यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन एक्चुअली मोटिवेशन करती है कि एक्चुअली इस टाइप का सेट एग्जिट होगा। ओके, अब देखो हम मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन देखते हैं, बट उसकी डेफिनेशन देखने से पहले यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, तो प्रॉपर्टी डिस्कस करते क्या है कि लेट V बी ए वेक्टर स्पेस और फील्ड एफ, V एक वेक्टर स्पेस है और फील्ड एफ, एंड इफ S1 इज कंटेन इन S2 इज कंटेन इन V एंड S2 इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। जबकि यहाँ पे जो बड़ा सेट है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट दिया हुआ, देन सो इज S1, मींस के S1 भी क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मींस के अगर बड़ा सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका मैं कोई भी सबसेट लूंगा तो कैसा हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, बट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब छोटा सेट अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है तब बड़ा सेट क्या ऑलवेज लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा? तो उसका आंसर है नो, हर बार नहीं होगा। ओके, बट अंडर विच कंडीशन छोटा सेट अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो बड़ा सेट भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा? तो यहाँ पे देखो सेकंड प्रॉपर्टी में वो कंडीशन दी हुई है, तो देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि लेट एस बी अ लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी, इसके एस कोई एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट दिया हुआ वी का, एंड इफ वी एक ऐसा एलिमेंट है स्मॉल वी के जो स्पान ऑफ एस में बिलोंग नहीं कर रहा। ओके, देन S1 विच इज डिफाइंड बाय S1 हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तो कि V यूनियन S, S के साथ जो V वेक्टर यहाँ पे ऐसा है कि जो स्पान ऑफ S में बिलोंग नहीं कर रहा, उसके साथ उसका यूनियन करने से जो सेट मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, S1। तो S1 भी कैसा हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो S1 वो S का क्या है, सुपर सेट है। ओके, तो वो सुपर सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर S1 इक्वल टू S यूनियन V है एंड V जो है वो स्पान ऑफ S में बिलोंग नहीं करता, तो उस केस में ए वाला जो सेट होगा उन दोनों का यूनियन वो भी कैसा हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे मोरओवर क्या एक कंडीशन दी हुई है कि स्पान ऑफ S इज स्ट्रिक्टली कंटेन इन स्पान ऑफ S1। इसका मीनिंग क्या है कि स्ट्रिक्टली कंटेन इन, क्योंकि यहाँ पे देखो कंटेन एंड नॉट इक्वल टू लिखा हुआ, तो इसका मीनिंग है वो उसमें स्ट्रिक्टली कंटेन हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो अगर मैं V ऐसा लेता हूँ such that V doesn't belongs to span of S है, तो S1 में एक्चुअली V बिलोंग करेगा। ओके, बट स्पान ऑफ S में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये वाला एक्चुअली ट्रिवियल होगा कि स्पान ऑफ S इज नॉट कंटेन, मतलब नॉट स्ट्रिक्टली कंटेनिंग इन क्या होगा, स्पान ऑफ S1 होगा। ओके ओके, अब देखो इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली एक प्रोसेस देती है, वो प्रोसेस क्या है वो हम समझते हैं। देखो अगर S को एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ओके, तो अगर हमें कोई भी वेक्टर V ऐसा मिलता है कि जो स्पान ऑफ S में नहीं है, तो अगर मैं S में वो वाला वेक्टर ऐड कर देता हूँ, इसके S1 ऐसा लेता हूँ कि S यूनियन वो वाला V जो है उन दोनों का यूनियन करके अगर मैं S1 डिफाइन करता हूँ, तो S1 भी कैसा होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, एंड S1 एक्चुअली S को स्ट्रिक्टली कंटेन करेगा। ओके, एंड सिमिलरली अगर S1 ओके उसका अगर स्पान में कोई एक एलिमेंट V ऐसा है कि जो उसके स्पान में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम इसमें जो एलिमेंट नहीं आ रहा, ओके, वो एलिमेंट यहाँ पे क्या करेंगे, यूनियन उसके साथ करेंगे, एंड उसके बाद हमें जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, S2 बोलेंगे। तो S2 क्या हो जाएगा, सपोज कि V1 ऐसा एलिमेंट है, V1 विच इट डज नॉट बिलोंग टू स्पान ऑफ S1 है। ओके, तो S2 क्या हो जाएगा, तो V1 यूनियन S1 उन दोनों का जो यूनियन है उसको मैं S2 बोलूंगा, तो S2 भी क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, एंड उसका जो स्पान है वो स्पान और मतलब S2 का जो स्पान होगा वो एक्चुअली S1 के स्पान को स्ट्रिक्टली कंटेन करेगा। ओके, ऐसे करते करते देखो हम ऐसे भी कब तक फाइंड कर सकते हैं कि जब इसका स्पान करते 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 हम वेक्टर स्पेस V के पास ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर
एस मीन्स कैसा एलिमेंट मिल गया कि जिसका स्पान करने से पूरा वी मिल रहा है, ओके, तो हमें ऐसा एक वी मिलेगा ही नहीं कि वी बिलोंग्स टू वी सो दैट वी डजंट बिलोंग्स टू स्पान ऑफ एस, क्योंकि स्पान ऑफ एस इक्वल टू पूरा वी हो रहा है और वी के बाहर तो हमें वेक्टर लेना नहीं होता, ओके, तो उस केस में हम कहां तक मैक्सिमम पहुंच सकते हैं, वी तक पहुंच सकते हैं, ओके। तो ऐसा जो सेट है एस, उसके बाद जो S1 आएगा S2 आएगा, उसकी एक चेन मिलेगी, वो चेन उसका स्पान कर मतलब उसका मतलब ये वाला जो होगा वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होता जाएगा। एक स्टेज के बाद तो क्या होने वाला है, पूरा इसका वी मतलब उसका जो स्पान होगा पूरा वी होगा, तो उसके बाद अगर मैं कोई भी वेक्टर ऐड करना चाहूँ तो कैसा हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो जो मैक्सिमल यहाँ पे ऐसा सेट आता है कि जो कैसा लिनियरली इंडिपेंडेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन दी हुई है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि लेट S be a subset of vector space V, then S is said to be a maximal linearly independent set if two condition is held। एंड फर्स्ट कौन सी दी हुई है, फर्स्ट देखो क्या दिया कि S is linearly independent होना चाहिए, इसका सेट खुद क्या होना चाहिए, linearly independent होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि नो प्रॉपर सुपरसेट ऑफ S is linearly independent, मींस के अगर S1 ऐसा है कि वो S को कंटेन कर रहा है तो S1 क्या होना चाहिए, ऑलवेज लिनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए, वो लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ओके। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमें ऐसा कोई एक सेट मिल रहा है S के जो लिनियरली इंडिपेंडेंट है एंड उसका कोई भी प्रॉपर सुपरसेट S वो लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है, मींस लिनियरली डिपेंडेंट हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सेट S है उसको हम क्या बोलेंगे, लिनियरली मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट बोलेंगे। अब देखो हम कुछ मिनिमल स्पैनिंग सेट एंड मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, मिनिमल स्पैनिंग सेट V इज आल्सो लिनियरली इंडिपेंडेंट, जैसे अगर कोई सेट S और V का मिनिमल स्पैनिंग सेट है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ओके। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज आल्सो अ स्पैनिंग सेट फॉर V, जिसका अगर कोई भी मैं V का मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट लूंगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, V का स्पैनिंग सेट हो जाएगा, ओके। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या दी हुई है कि लेट S is a subset of vector space V, then S is a minimal spanning set of V if and only if S is a maximal linearly independent set in V, ओके। तो कोई भी अगर मैं S उसको मैं मिनिमल स्पैनिंग सेट लूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ओके। एंड फोर्थ देखो क्या दिया हुआ कि एनी स्पैनिंग सेट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ मिनिमल स्पैनिंग सेट, मींस कि अगर हमारे पास कोई भी स्पैनिंग सेट है उसको हम उसमें से एलिमेंट निकालते उसका एक सबसेट ऐसा में मतलब फाइंड कर सकते हैं कि जो कैसा है, मिनिमल स्पैनिंग सेट है, ओके। तो उसको यहाँ पे देखो दूसरे शब्दों में लिखा हुआ कि इफ स्पान ऑफ S इक्वल टू V then there exists subset of S such that S1 is a minimal spanning set for V, ओके। तो मींस कि अगर कोई S स्पैनिंग सेट है तो उसका एक सबसेट ऐसा मिलेगा कि जो मिनिमल स्पैनिंग सेट है। इसके बाद देखो फिफ्थ वाला कि एनी लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेता हूं तो उसको मैं एक्सटेंड करके उसमें कुछ एलिमेंट ऐड करने के बाद मैं उसको मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट में कन्वर्ट कर सकता हूं। दैट इज मींस कि उसका मीनिंग क्या हुआ कि इफ S जो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है देन उसका कोई एक सुपरसेट S1 ऐसा मिलेगा कि जो S का सुपरसेट है सच दैट S1 इज अ मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, ओके। यहाँ पे देखो फोर्थ एंड फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो हमने जब मिनिमल स्पैनिंग सेट एंड लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन लिखी थी तो उसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी थी और सेकंड प्रॉपर्टी की मदद से हम इसको बोल सकते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो वो जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उसमें एक्चुअली वो मिनिमल स्पैनिंग सेट तक कैसे पहुंचा जाए उसकी प्रोसेस लिखी हुई थी। किस तरीके से कि अगर V ऐसा है कि जो स्पान ऑफ V में बिलोंग कर रहा है तो हम वो V को उसमें से रिमूव कर देंगे, फिर भी उसका स्पैनिंग सेट सेम ही रहेगा S की स्पैनिंग सेट की तरह। तो उस तरीके से अगर हम ऐसे सारे एलिमेंट रिमूव करते जाएंगे तो एक टाइम पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमल स्पैनिंग सेट मिलेगा। एंड सिमिलरली फिर अगर मैं कोई भी लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट लूंगा तो उसमें मैं कैसा एलिमेंट ऐड कर सकता था कि फिर भी वो लिनियरली इंडिपेंडेंट ही रहे, तो ऐसा भी ऐड कर सकता था कि जो अब बाकी के मतलब अपने जो मेन S दिया हुआ उसके स्पैनिंग सेट में ना हो, ऐसा कोई भी मैं उठा के उसमें ऐड कर सकता हूँ। तो क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ही रहेगा अगेन, ओके। तो ये 5 प्रॉपर्टी है उसकी कि जो बहुत ही
अब देखो उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया हुआ कि लेट बी इक्वल टू R3 बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड R एंड नीचे अलग अलग एग्जांपल दिए हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला देखते हैं, फाइंड द स्पैनिंग सेट ऑफ V दैट इज नॉट मिनिमल। इसके हमें ऐसा स्पैनिंग सेट ऑफ V फाइंड करना है कि जो मिनिमल ना हो। ओके, तो V इक्वल टू R3 दिया हुआ, तो अगर मैं S इक्वल टू ऐसा कुछ लेता हूँ, S इक्वल टू E1 E2 E3 एंड E1 प्लस E2, सपोज के 4 वेक्टर का कलेक्शन लेता हूँ, तो ए वाला जो एस है उसका अगर मैं स्पान करूंगा तो मेरे को पूरा R3 मिलेगा, क्योंकि हमने इस टाइप के एग्जांपल देखे हुए हैं। अगर मैं इसका स्पान करता हूं तो मेरे को पूरा R3 मिलेगा। और ए वाला जो सेट है वो मिनिमल स्पानिंग सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो एक ऐसा वेक्टर है, अगर ए वाला वेक्टर अगर मैं इसमें से हटा दूंगा तो क्या बचेगा, E1 E2 E3, जो खुद किसको स्पान कर रहा है, R3 को स्पान कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाला जो सेट है वो मिनिमल स्पानिंग सेट नहीं है। इसमें से एक वेक्टर निकालने के बाद भी ये वाला जो है उसका स्पानिंग सेट हो रहा है, तो इसका मीनिंग हुआ कि इसका मिनिमल स्पानिंग सेट नहीं है। तो देखो यहाँ पे रिड्यूस अबव स्पानिंग सेट टू बी मिनिमल स्पानिंग सेट, इसके इस ये वाला जो स्पानिंग सेट उसको रिड्यूस करके हमें मिनिमल स्पानिंग सेट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हमें देखो ए वाला अगर मैं वेक्टर निकाल देता हूँ, ओके, तो सपोज के S1 इक्वल टू ये वाला वेक्टर मैं क्यों निकाल सकता हूँ, क्योंकि देखो ये वाला जो वेक्टर है वो बाकी के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है। तो ये वाला वेक्टर अगर मैं निकाल दूंगा और उसको मैं अगर S1 बोलता हूँ तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 E2 E3। तो ये जो S1 है वो S1 वापिस से इसको स्पान कर रहा है। ओके, ये वाला S1 मिनिमल स्पानिंग सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो अगर मैं इसमें से कोई भी वेक्टर निकालता हूँ, सपोज कि A1 निकालता हूँ, तो बाकी जो दो बचता है उसका स्पान करूंगा तो V3 नहीं मिलेगा, सॉरी R3 नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं E2 निकाल देता हूँ तो बाकी के जो बचते हैं उसका स्पानिंग सेट से मुझे पूरा R3 नहीं मिलेगा। सिमिलरली इसमें अगर E3 में निकाल दूंगा तो E1 एंड E2 के स्पानिंग सेट से मुझे पूरा R3 नहीं मिलने वाला। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाला जो है वो मिनिमल स्पानिंग सेट है। ओके, एंड बाद में देखो C क्या दिया हुआ, कैन वी फाइंड टू सच अ मिनिमल स्पानिंग सेट इन B। इसका B में हमें एक स्पानिंग सेट ऐसा मिला है, तो हम इसमें ऐसा बोला कि क्या हमें दूसरा कोई ऐसा स्पानिंग सेट मिल सकता है मिनिमल स्पानिंग सेट कि जो इसमें से हम उसको रिड्यूस करके बना सकते हैं ऐसा। तो हम देखते हैं, देखो S2 अगर इक्वल टू अगर मैं ऐसा कुछ लेता हूँ E1 बाद में E3 एंड E1 प्लस E2, इसका अगर मैं E2 को निकाल देता हूँ तो ये वाला जो सेट है वो भी क्या हो जाएगा, स्पानिंग सेट R3 का हो जाएगा। ओके, एंड ये वाला मिनिमल स्पानिंग सेट होगा, क्योंकि अगर इसमें से मैं कोई भी वेक्टर निकाल दूंगा तो R3 को स्पान नहीं करेगा। ओके, तो S2 यहाँ पे S1 से डिफरेंट है, फिर भी वो मिनिमल स्पानिंग सेट है। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मिनिमल स्पानिंग सेट यूनिक ही हो। ओके, तो यहाँ पे जो बोला कैन वी फाइंड टू सच अ मिनिमल स्पानिंग सेट, तो उसका आंसर है यस, हाँ हम फाइंड कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर एक्चुअली हम बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ से मैं E1 को निकाल दूं ये वाले सेट में से तो क्या बचता है, E2 E3 एंड E1 प्लस E2, तो भी स्पानिंग सेट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं E1 निकाल रहे हैं वो बाकी के 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है। इसको अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 0 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो एक्चुअली मेरे को क्या मिलेगा, E1 मिलेगा। तो E1 बाकी के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने E2 निकालता था, तो E2 अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो बाकी के एलिमेंट को वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ मैं, इसलिए मैं E2 को भी रिमूव कर सकता हूँ। तो E2 को रिमूव करने के बाद इसका जो स्पान है एंड ये जो नया मेरे को S2 मिला उसका स्पान, वो दोनों सेम होगा। ओके, बट यहाँ से मैं E3 रिमूव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि E3 जो है वो बाकी के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं है। तो अगर मैं E3 को रिमूव कर दूंगा तो वो स्पानिंग सेट नहीं बनेगा। ओके ओके, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो D क्या दिया हुआ, फाइंड लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन B दैट इज नॉट मैक्सिमल। इसके हमेशा लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट फाइंड करना है कि जो मैक्सिमल ना हो। हमें पता कि अगर मैं कोई भी नॉन जीरो इसमें से वेक्टर लूंगा, सपोज कि E1 लेता हूं, तो E1 वेक्टर इसमें कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो वेक्टर है, इसलिए कोई भी सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बट इसका स्पान करने से मेरे को पूरा भी नहीं मिल रहा, या फिर दूसरे शब्द में बोलो तो इससे बड़ा लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट मेरे को मिलेगा। सेट में कौन सा, E1 एंड E2। ओके, तो ये वाला जो सेट है वो इससे बड़ा है, इसलिए वाला मैक्सिमल नहीं है। ओके, तो अगर मैं S इक्वल टू E1 लेता हूं तो वो अपने D का आंसर होगा कि S से वो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है विच इज नॉट मैक्सिमल। ओके, बट अब देखो E में क्या बोला, एक्सटेंड अबव सेट
टू बी अ मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वी। ओके, तो उसमें हम किस तरीके से उसको एक्सटेंड करते हैं, तो अगर एस इक्वल टू अगर मैं इवन लेता हूं, ओके, तो हमें जो S1 यहाँ पे फाइंड करेंगे वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो कि इवन का जो स्पान है उसमें एक भी ऐसा वेक्टर इसके मतलब इवन का जो स्पान है ना उसमें ना ऐसा कोई भी एक वेक्टर v का उठाऊंगा मैं, सपोज कि E2 ले रहा हूँ। ओके, तो S1 में मैं क्या करूंगा इवन, एंड E2 ऐसा वेक्टर लूंगा कि जो इसके स्पान में नहीं है, तो सपोज कि E2 में लेता हूँ तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 एंड E2। तो ये जो S1 होगा वो कैसा होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, उसके बाद देखो इसको भी वापस मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, ये वाला भी मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं है तो इसको भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। किस तरीके से करूंगा, तो S2 इक्वल टू क्या करूंगा, तो इसके लिनियर स्पान में ना हो ऐसा v का कोई वेक्टर मिलता है, हाँ मिलता है, कौन सा है E3 है। ओके, तो मैं E3 वेक्टर इसमें ऐड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा E1 E2 एंड E3। ओके, तो E3 वेक्टर S1 के लिनियर कॉम्बिनेशन में नहीं था इसलिए मैंने वो ऐड कर दिया। ओके, तो अब जो सेट मिला वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमल लिनियर इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसके बाद में कोई भी वेक्टर लूंगा तो इसके स्पान में तो मैं लिख ही सकता हूँ क्योंकि इसका स्पान क्या हो रहा है, पूरा का पूरा v हो जाएगा। ओके, तो v में इसके अलावा कोई भी एलिमेंट हो गया ही नहीं। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके बाद मेरे को कोई भी ऐसा सेट नहीं मिलेगा कि जो इसको कंटेन कर रहा हो एंड मतलब लिनियरली इंडिपेंडेंट हो, इसलिए ये वाला जो सेट है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ v हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो क्या बोला, क्या कैन वी फाइंड टू सच अ मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन ई, इसके यहाँ पे तो एक कैसा मिला कि जो s को कंटेन कर रहा है एंड वो मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो क्या हमें दूसरा ऐसा कोई मिल सकता है, तो आंसर है यस, हाँ मिल सकता है। कौन सा मिलेगा, देखो अगर हम S2 इक्वल टू ऐसा कुछ लेते हैं E1, दूसरा सेट ऐसा लेते हैं E1 प्लस E2 एंड तीसरा सेट लेते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3, तो ये वाला सेट भी ऐसा है कि जो S को कंटेन कर रहा है एंड लिनियरली इंडिपेंडेंट है एंड मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट हो रहा है। इसके बड़ा, इससे बड़ा मैं कोई भी सेट लूंगा तो लिनियरली डिपेंडेंट ही हो जाएगा। ओके, तो ये वाला जो सेट है वो मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा कि जो इसके इक्वल नहीं है, इसको मैं S3 बोलता हूँ, तो वो S2 को इक्वल नहीं होगा। ओके, एंड बाद में देखो उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज है, डू द सेम। इसके आगे के जितने भी 6 पार्ट थे वो सारे के सारे पार्ट आपको करने हैं फॉर v। अगर मैं v इक्वल टू लेता हूँ Pn ऑफ r, इसका सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विद डिग्री लेस देन इक्वल टू r। बाद में सेकंड क्या दिया हुआ कि v इक्वल टू mn क्रॉस n ऑफ r, इसका सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस और फील्ड r दिया हुआ। एंड थर्ड क्या दिया हुआ, p ऑफ r, इसका सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल और फील्ड r दी हुई है। ओके, तो इन सभी में आपको ये सभी एक्सरसाइज सोल्व करनी है। ओके।